students. In this video lecture we will talk about the concept of genetics and this chapter is known as the principle of inheritance and variation. ये जो वीडियो है इसको मैं बाइलिंगुअल बनाऊंगा, ठीक है। कुछ टर्म्स हम लोग इंग्लिश में भी समझेंगे, कुछ बातें हिंदी में भी होंगी ताकि सभी तरह के बच्चों को फ़ायदा मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माई सेल्फ राजू प्रजापति, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर में बहुत डिटेल जाने के पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो पहले हम लोग कुछ छोटी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है आपका, दो तीन बहुत कॉमन टर्म्स आते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है हेरिडिटी। एक टर्म आता है हेरिडिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। दूसरा एक टर्म इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, दैट इज इनहेरिटेंस। दिस इज द सेकेंड टर्म। और तीसरा टर्म इसमें है वेरिएशन। तीसरा टर्म आपका क्या है? वेरिएशन है। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी बेसिकली बहुत सिंपल है। जैसे जब से साइंस की स्टार्ट हुआ है, साइंस की शुरुआत हुई है, लोगों के मन में एक बहुत क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर के थी कि आखिर चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा ही क्यों दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही क्यों दिखता है। यानी हर एक स्पीसीज़ या प्रजाति, हिंदी में हम लोग स्पीसीज़ को प्रजाति बोलते हैं, तो हर एक स्पीसीज़ जो इस अर्थ पे मौजूद है, आखिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने कांस्टेंट कैसे हैं, कैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन हैं, ठीक है, इसकी बात की जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। शुरू में लोगों ने ऐसा ही सोचा कि कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा और उस फैक्टर की वजह से हर स्पीसीज़ के कैरेक्टर जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और इसीलिए उस फैक्टर की वजह से ये सभी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं। तो जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होंगे तो इसी वजह से अगली जनरेशन भी बिल्कुल पेरेंट्स जैसी ही दिखेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों ने लिया था, फिर उस फैक्टर को ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उस पर हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, या आप ट्रेड्स की भी बात कर सकते हैं। कैरेक्टर और ट्रेड्स में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जो पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो उनके बच्चे होंगे उसमें ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अब देखिए, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मैकेनिज़्म होगा, कोई प्रक्रिया होगी, कोई प्रोसेस होगा। तो जब उस प्रोसेस की स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस को देखते हैं, तब हम उसको हेरिडिटी ना बोल करके क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। बहुत हल्का सा डिफरेंस है। देखिए, हेरिडिटी का सिंपल मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जब उस प्रोसेस की बात करेंगे, उस मैकेनिज्म की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, ओके। तो इनहेरिटेंस क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of traits or characters or traits from one generation to other। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू। नाउ वेरिएशन क्या है? अब देखिए, वेरिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है डिफरेंस, ठीक है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन,
वेरिएशन मीन्स दैट व्हाट डिफरेंस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स। नाउ द क्वेश्चन इज कौन से इंडिविजुअल्स, दो लोगों में अंतर तो होगा, लेकिन वो दो लोग कौन हैं इसकी भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर दो अलग स्पीसीज़ की बात करें जैसे हाथी और घोड़ा, तो हाथी और घोड़े में ऑब्वियसली अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा क्योंकि दोनों अलग स्पीसीज़ हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा वेरिएशन है, इसका मतलब ये है कि एक ही स्पीसीज़ के दो लोगों में क्या अंतर है, यानी व्हाट डिफरेंसेस वी आर गेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। जैसे एक हाथी है तो दो हाथियों में आपस में क्या अंतर है, या दो प्लांट्स हैं, मान लीजिए दो मैंगो प्लांट्स ही हैं, तो उन दो मैंगो प्लांट्स में क्या अंतर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो जब इस बात की बात हम लोग करेंगे तो देन इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या हो गया, डिफरेंसेस among individuals of same species। तो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच जो डिफरेंसेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन। तो ये तीन बेसिक टर्म थे जिसको हम लोगों ने समझा, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। नाउ वी विल कंक्लूड, है ना। तो कंक्लूड करेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा, दैट इज genetics। what is genetics? तो genetics is what? Study of inheritance and variation। तो जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इन चारों टर्म्स में हमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस मिला। हेरिडिटी क्या हो गई, पेरेंट्स के कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होना, किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। तो जब उस प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनहेरिटेंस, है ना, कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वेरिएशन क्या हुआ, डिफरेंसेस की बात करेंगे कि एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स में जो हमें डिफरेंस मिलता है, ठीक है, वो डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, उसको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक। नाउ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात करेंगे, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और उनसे रिलेटेड एक दो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। फिर कुछ जेनेटिक्स के शुरुआत में उसको अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ की बात हम लोग करेंगे, जिनमें से बहुत सारे वर्ड्स आप जानते भी होंगे, जैसे डोमिनेंस या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो इन सब की बात हम लोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो आ जाती है वो है एलिल, कि व्हाट आर एलिल्स। एलिल और जीन को हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लास्ट तक चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, बट लास्ट तक उनको जीन और एलिल इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन, उनका प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आता। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। क्लियर। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, मैंने कुछ नाम यहाँ लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट नेम है। सबसे पहला नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट नाम है। दूसरा है विलियम बेटसन, शॉर्टकट में हम लोग डब्ल्यू बेटसन बोलते हैं। तीसरे हमारे हैं आर्कीबोल्ड गेरॉड, और चौथे हमारे हैं टीएच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन। ये चार मेन साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स के फील्ड में, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स में। तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का एक सिनोनिमस टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अभी हम लोगों ने बात किया था हेरिडिटी का। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से और मैथमेटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जेनेटिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है, ठीक है। तो चूंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले सही तरीके से जेनेटिक्स में कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं इस बात को एक्सप्लेन किया, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन कौन है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न
जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स का जो फील्ड है वो भी बहुत ब्रॉड फील्ड है और उसको हम लोग 3 बेसिक टाइप में बांट देते हैं, ठीक है। 3 बेसिक टाइप क्या है? एक हमारा है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी क्लासिकल जेनेटिक्स का वो हिस्सा जिसमें मेंडल्स लॉ फॉलो होते हैं। तो चूंकि सबसे पहले मेंडल्स ने अपने लॉ दिए, तो इनके जो लॉ के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे किस में आता है? मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर या ट्रेट्स हैं जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उनका इनहेरिटेंस का तरीका अलग होता है। तो उसकी जो स्टडी शुरुआत हुई उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? विलियम बेटसन ने। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तीसरे हमारे हैं आर्कीबोल्ड गेरॉड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कीबोल्ड गेरॉड को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, क्योंकि ह्यूमंस की जो जेनेटिकल डिजीजेज हैं उसको लेकर के सबसे ज़्यादा स्टडी और एक्सपेरिमेंट किसी ने किया तो वो हमारे कौन थे? आर्कीबोल्ड गेरॉड। तो इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। और टी.एच. मॉर्गन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं और इनका जो फेवरेट स्ट्रक्चरल मॉडल था जिस पे इन्होंने जेनेटिक्स की ज़्यादातर स्टडी की थी वो एक फ्रूट फ्लाई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला पे सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया और बहुत सारे जेनेटिक्स के लॉ दिए, तो इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे बेसिक साइंटिस्ट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की, जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सबसे पहले जिस टर्म की बात करेंगे हम लोग वो हमारा टर्म है जीन और एलिल, क्योंकि जेनेटिक्स में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है वो हमारा जीन और एलिल होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, बट स्टिल उनकी ये जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट को समझने की कि जीन और एलिल में डिफरेंसेस क्या होते हैं और एक्चुअली जीन क्या होता है, ये एक बहुत ही टिपिकल सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीन क्या है। देखिए जीन जो टर्म था वो जॉनसन ने दिया था और मेंडल ने इसी जीन को फैक्टर के नाम से बोला था, क्योंकि मेंडल ने जब जेनेटिक्स लॉ की डिस्कवरी की तो उस समय जीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उनको भी नहीं पता था कि जीन जैसा कुछ होता है। तो उन्होंने एक टर्म, सिंपल सा टर्म दिया था फैक्टर्स, कि देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके, सो वी आर हैविंग दिस टर्म जीन। तो जीन को अगर हम लोग सिंपल वे में डिफाइन करें तो बहुत आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो एक बुकिश यानी किताबी डेफिनेशन है वो क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो बेसिकली जीन है क्या, तो जीन में जाने से पहले एक सिंपल सी बात मैं समझाना चाहूँगा। जैसे अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, क्रोमोसोम हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टर्म में उसे हम एक फिजिकल बॉडी मानते हैं। तो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर है सेल में, वो क्रोमोसोम आपका एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है और क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन, यानी जीन के वाहक हैं, जीन के कैरियर हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे, इन क्रोमोसोम्स पे जीन हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम, ओवर द सिंगल क्रोमोसोम। तो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना है और उस पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन हैं, मीन्स ईच जीन इज रिप्रेजेंटिंग सम सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम जीन को एक सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल माने तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए
दोनों तरह से लिख सकते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज responsible for inheritance of at least one character or trait। ठीक है, तो बेसिकली जीन को हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, जीन एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए का जो कम से कम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जीन न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है और वो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन फिर अगली जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होंगी तो उससे जुड़े हुए जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होंगे वो भी हमारे इनहेरिट होंगे और कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट वन कैरेक्टर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जीन डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जीन देखे गए हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो जब जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट। अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, मैंने एक सेल लिया, ठीक है, और मान लेते हैं ये सेल हैप्लॉइड है, क्योंकि इवोल्यूशन के समय अगर हम इवोल्यूशनरी डेटा को देखें, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लाइफ जो है वो आपकी इवॉल्व हुई है। तो सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने हैं। और जहाँ तक क्रोमोसोम्स की बात है, जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दे आर हैप्लॉइड। और फिर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड की तरफ इवोल्यूशन हमारा बढ़ा, यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली हैप्लॉइड एंड आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डिप्लॉइड एंड इन सम एडवांस केसेस देयर आर पॉलीप्लॉइड कंडीशन ऑल्सो, है ना। तो अगर हम एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल लें तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में क्या होता है कि उसके सेल में एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम आपको मिलेगा। अब जरूरी नहीं, क्रोमोसोम नंबर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ बना रहा हूँ और मान लेता हूँ n=1 है। ठीक है, तो अगर इस क्रोमोसोम पे मैंने दो जीन ले लिए, एक सपोज करिए A है, एक B है, ठीक है, इस तरीके से है, A और B ऐसे जीन हैं। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई भी होते हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो ये मान लिया 2n=2 डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना। तो A B ये दो जीन हमने लिए थे A B। तो क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के साथ साथ जीन का भी डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल हैप्लॉइड से क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ, तो आप देख रहे हैं कि चूंकि इस क्रोमोसोम का भी नंबर डबल हुआ है, तो जो हमारे जीन हैं उनका भी नंबर डबल हुआ, यानी डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जीन बनी, जीन की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनी। ठीक है, तो यही जो एक्स्ट्रा कॉपीज बनती हैं, इन्हीं कॉपीज को हम लोग एलील्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये है कि ये जो एक्स्ट्रा कॉपीज जीन की हमें मिल रही हैं, A और B जो हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका फर्दर प्रोसेस क्या होगा। तो फर्दर जब लाइफ के एवोल्यूशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं डीएनए में नेचुरल तरीके से भी बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, तो लाइफ के एवोल्यूशन के दौरान या सेल्स के रेप्लिकेशन के दौरान अक्सर डीएनए में एरर्स आते हैं और उन एरर्स की वजह से म्यूटेशन होता है। तो अगर म्यूटेशन हो जाए तो सपोज करिए, मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम पे हमारा जो जीन है वो एज सच है, कैपिटल A कैपिटल B, जबकि दूसरे पे ये चीज़ बदल गई, यहाँ मान लेते हैं स्मॉल a हो गया और ये कैपिटल B ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चेंज आया है, ठीक है, जीन में कुछ चेंज हुए, मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तो ये मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी जीन का एक और अल्टरनेटिव फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि अब इसमें जेनेटिकल चेंज हो चुका है, उसी जीन की डुप्लीकेट कॉपी थी, उसमें जेनेटिकल चेंज हुआ है, और जेनेटिकल चेंज होने की वजह से जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे, और जब प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे तो उससे जुड़ा हुआ कैरेक्टर भी बदलेगा। ठीक है, उसमें भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सा जो म्यूटेशन हुआ, जो चेंज हुआ,
इसके वजह से इस कैपिटल ए का एक अलग अल्टरनेटिव वेरिएंट बना, ठीक है, एक अलग अल्टरनेटिव कॉपी बना जिसको हम स्मॉल ए के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है अभी हम लोग आएंगे जब हम एलील की बात करेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि जीन क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन होने के साथ साथ डबल हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक कॉमन सी बात ये आती है कि जनरली हमारे जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, तो एक्चुअल में जीन्स पेयर में नहीं होते, एलील्स पेयर में होते हैं। और पेयर में क्यों होते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डिप्लॉयड। तो ज़्यादातर इंडिविजुअल चूँकि डिप्लॉयड्स हैं, तो डिप्लॉयड्स हैं तो हर क्रोमोसोम का एक उसका पेयर होगा, और जब उसका पेयर होगा तो उस जीन का भी एक पेयरिंग बनेगी, यानी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? एलील। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एलील्स पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जीन का तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोटाइड या डीएनए का सीक्वेंस है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग बात करेंगे एलील्स के बारे में। एलील्स हमारी क्या होती हैं? दीज आर डुप्लीकेट और अल्टरनेटिव, डुप्लीकेट और अल्टरनेटिव कॉपीज ऑफ जीन, ठीक है। तो किसी भी जीन का एक डुप्लीकेट कॉपी या उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। और एलील का सिनोनिमस टर्म होता है आपका एलीलोमॉर्फ। एलील इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलीलोमॉर्फ, है ना। अब इस एलील के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास है जीन ए, ठीक है, वी आर हैविंग जीन ए। तो जीन ए के एलील हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? एक तो कैपिटल ए हो सकता है और एक उसका अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। ये दो इसके अलग अलग कॉपीज़ या अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमारे पास हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में बन सकते हैं। तो क्या क्या बन सकते हैं भाई? देखिए, एक तो बन सकता है कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए, ठीक है, चूँकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो एलील का पेयर में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए बन सकता है। दूसरा हमारा क्या बन सकता है? स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए भी बन सकता है, क्लियर। और तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल और स्मॉल का। ये तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर पेयर के दोनों एलील एक जैसे हैं, यानी एग्जैक्टली एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, एक जैसे हैं, तो इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, कई बार रेप्लिकेशन एरर की वजह से या क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होते हैं तो सेग्रीगेशन में कुछ एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके वजह से कुछ इंडिविजुअल में एक स्पेशल केस भी देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि पेयर में कोई एक एलील मिस होगा, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो कैपिटल वाला भी मिस हो सकता है या स्मॉल वाला भी एक एब्सेंट हो सकता है। तो अगर किसी एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आपका एक एलील मौजूद है किसी कैरेक्टर के लिए और दूसरा एलील एब्सेंट है, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है। हेमी मीन्स हाफ, क्योंकि पेयर में नहीं है, एक एब्सेंट है, एक पार्टनर, तो इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? हेमीजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हम कैपिटल ए और स्मॉल ए क्यों ले रहे हैं। तो उसका रीज़न है, देखिए मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन होने से इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म बना। तो जब भी किसी जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको हम लोग मॉडिफाई जीन या जीन में मॉडिफिकेशन कॉपी के तौर पे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा एक जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी वो मॉडिफाइंग जीन है जिसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आए होंगे। अब क्या चेंजेस आ सकते हैं? बहुत सिंपल सा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये देखा गया है कि जो कैपिटल ए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जो कैपिटल ए बोलते हैं, तो कैपिटल ए से हम लोग डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीन का कॉपी, भाई जीन का कॉपी ही है, ठीक है। तो अगर जीन का एक ऐसा कॉपी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है मतलब
उससे डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, यानी प्रोडक्ट्स बनाएगा और वो प्रोडक्ट्स फंक्शनल होंगे, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर जीन की वो कॉपी जो एक्सप्रेस करके अपना प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम लोग डोमिनेंट एलील बोलते हैं और उसको कैपिटल से दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। और अगर उसी की एक मॉडिफाइंग कॉपी बनी, यानी जिसमें म्यूटेशन हुआ है, वो क्या हो रहा है, या तो वो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा है, इनएक्टिव हो गया है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें म्यूटेशन हुआ है तो वो नॉन फंक्शनल बन रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको रिसेसिव यानी सप्रेस्ड की बात करते हैं। तो रिसेसिव हमारा एलील है ये, जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल ए, डोमिनेंट यानी वो कॉपी जीन की जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, अपना एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगी, और रिसेसिव यानी वो मॉडिफाइंग जीन की कॉपी जिसमें प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, या अगर इसका प्रोडक्ट बन रहा है तो वो नॉन फंक्शनल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको रिसेसिव एलील बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन दोनों डोमिनेंट एलील हैं तो बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। यहाँ दोनों होमोजाइगस हैं लेकिन रिसेसिव हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। यहाँ हमारा दोनों मौजूद हैं तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। अब इसी जेनेटिक्स में एक टर्म और आप सुनते हैं, दैट इज हाइब्रिड। तो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मीन्स होता है मिक्सअप। वेन एवर 2 और मोर प्रॉपर्टीज आर गेटिंग मिक्सड देन वी यूज द टर्म हाइब्रिड। तो यहाँ पे जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग एलील एक साथ मौजूद हो गए, तो मिक्सिंग हुई 2 अलग अलग एलील्स की, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। तो इसीलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक पेयर है तो मोनोहाइब्रिड, 2 पेयर होंगे, 2 पेयर यानी अगर मान लीजिए इस तरह से हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो अब 2 पेयर हाइब्रिड हो गए तो डाइहाइब्रिड कंडीशन हो गई। 3 पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए तो ट्राई हाइब्रिड कंडीशन हो गई। तो इस तरह से जेनेटिक्स में टर्म्स यूज होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड कंडीशन। तो अलग अलग तरह की ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जब भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे तो उन्हीं को हम लोग, उस कैरेक्टर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड कैरेक्टर वो आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि एलील जो हमारे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एलील्स हैं, इन एलील्स का जो आपने कॉम्बिनेशन देखा, इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी बहुत सारी जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है। इसीलिए हमें कैरेक्टर्स के अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक कैरेक्टर की, जैसे हाइट, ठीक है, या स्किन कलर ले लीजिए, या कोई भी एक आप कैरेक्टर ले सकते हैं, तो आप हाइट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी बिल्कुल लंबा है पॉपुलेशन में और एक बिल्कुल छोटा है, आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स के बीच बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स विच आर कंट्रोलिंग दी कैरेक्टर। तो जितने ज़्यादा एलील्स होंगे उतना ज़्यादा आपको कैरेक्टर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टर्म है हमारा, जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलील और एलीलोमॉर्फ को समझाना। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स क्या हैं? किसी भी इंडिविजुअल में जो विजिबल प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। विजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, बायोकेमिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी है जो है वो हमारा कैरेक्टर है। अब जैसे कोई भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं जो मेंडल ने लिया था, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। और कोई भी अगर ह्यूमंस में आप बात करें, हेयर कलर, तेज एट्सेट्रा, ये सब आपके क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स में जो डिफरेंट वेरिएंट्स पाए जाते हैं, जो डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से अलग अलग हमें फॉर्म्स नज़र आते हैं, उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर कलर हमारा कैरेक्टर है तो इसमें ट्रेड्स हमारा क्या बन सकता है, जो उस प्लांट के फ्लावर के डिफरेंट कलर्स हमें मिलेंगे। जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया था तो पी प्लांट में उनको 2 तरह के फ्लावर मिले थे,
एक रेड कलर का जिसे कुछ किताबों में पर्पल लिखा जाता है, और दूसरा हमें मिला था वाइट कलर का। ठीक है, तो फ्लावर कलर हमारे पास क्या हो गया, रेड वाइट। क्लियर? इस तरीके से कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस कर सकते हैं। कैरेक्टर्स क्या है, फ्लावर का कलर, और ट्रेट इसमें क्या हो गया, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो वेरिएंट्स मिल रहे हैं हमें उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट में कोई लंबा होगा यानी टॉल, कोई बौना होगा यानी ड्वार्फ। तो ये भी हमारे क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। फिर अगला कैरेक्टर में लिया हेयर कलर। मान लीजिए ह्यूमंस में हेयर कलर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में हेयर कलर में क्या क्या वेरिएशन मिलता है, ब्लैक कलर के हेयर हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और कुछ लोगों में पैदाइशी वाइट हेयर भी होते हैं। तो ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ये सब क्या है, ट्रेट्स हैं। तो किसी भी कैरेक्टर यानी जो विजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अपीयरेंस है ऑर्गेनिज्म का, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे कैरेक्टर्स हैं। और हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो वेरिएंट्स हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, ट्रेट्स। अब इसको दूसरे तरीके से भी और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टर इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई जीन। कैरेक्टर हमेशा किससे कंट्रोल होगा, जीन से। जैसे फ्लावर कलर हमने लिया है, तो फ्लावर कलर का जीन हमारे पास क्या है, कैपिटल आर। ठीक, जबकि ट्रेट्स की बात करेंगे तो ट्रेट्स हमारे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल्ड बाई एलिल्स, यानी उस जीन के जो एलिल्स हैं वो ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेड आया है तो यानी कि कैपिटल आर मौजूद है, वाइट आया है यानी इसका रिसेसिव एलिल है, डोमिनेंट की जगह क्या है, रिसेसिव एलिल है। तो इस तरीके से जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल्स हैं, यानी एक जीन के जो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स या डुप्लीकेट कॉपीज़ बन रही हैं, उनसे जो ट्रेट्स में वेरिएशन आ रहा है, सॉरी कैरेक्टर्स में जो वेरिएशन आ रहा है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेट्स बेसिकली एलिल लेवल पे कंट्रोल्ड होते हैं, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली जीन लेवल पे कंट्रोल होते हैं। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट्स में एक छोटा सा आपको डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेट था, उस ट्रेट में भी दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरे को बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो कई लोग डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, बट डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर बोलना सही नहीं है। एग्जैक्ट टर्म इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो क्योंकि कैरेक्टर में वेरिएशन की बात हो रही है ना, तो और वेरिएशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रेट बोल रहे थे। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में क्या अंतर है, जो किताब में आपके लिखा होता है उसमें आप ये पढ़ते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। यानी जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन आती है, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन आती है, और उस फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं, दब जाते हैं, वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल, मान लीजिए मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, पी प्लांट, एक में रेड फ्लावर है, एक में वाइट फ्लावर है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ, एक रेड है एक वाइट है। अब ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को उन्होंने क्रॉस कराया, तो जो पहली जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन आई, उसमें देखा कि सिर्फ रेड कलर के फ्लावर ही मिल रहे हैं, किसी भी प्लांट में वाइट फ्लावर नहीं है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में जो ट्रेट मिल रहा है वो हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और जो नहीं दिखा, जो पेरेंटल कैरेक्टर यानी वाइट फ्लावर नहीं दिखे, वो हमारा क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेट अपीयर इन F1 जनरेशन। ठीक है, और ये क्या रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है। ट्रेट्स रिमेन हिडन इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट हिडन है वो हमारा रिसेसिव है, और जो दिख रहा है वो डोमिनेंट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन स्टडी। जैसे आप ह्यूमंस को देखिए, इंडियन पॉपुलेशन देखिए, वी आर इंडियन, तो इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे। अगर आप इंडियन पॉपुलेशन में देखिए तो ज़्यादातर लोगों की आँखें, ज़्यादातर लोगों के बाल आपको ब्लैक कलर ही मिलेंगे।
ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में वो ब्लैक हेयर और ब्लैक आइज़ वाले ही हैं। इसका मतलब ब्लैक हेयर होना, ब्लैक आई होना, ये क्या है हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जिनके बाल सफ़ेद होंगे, बहुत कम लोग होंगे। मैं ओल्ड एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एडल्ट एज की बात कर रहा हूँ। एडल्ट एज में अगर किसी के पैदाइशी बाल वाइट हैं, इसका मतलब वो एल्बेनिक पर्सन है और वो रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से किसी की आंखें नीली हैं तो वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। अब पॉपुलेशन वाइज डेटा चेंज भी हो सकता है। जैसे आप रशियन पॉपुलेशन में जाइए तो रशियन पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों की आंखें नीली होंगी, तो वहाँ नीली आंखें होना डोमिनेंट ट्रेट है और ब्लैक आई होना रिसेसिव ट्रेट है, जबकि इंडिया में ठीक उसका उल्टा है ना। तो पॉपुलेशन वाइज ये डेटा बदल भी सकता है, तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से ही बात करते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, ट्रेट विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बहुत सारे इंडिविजुअल्स में आपको जो ट्रेट दिखेगा वो डोमिनेंट होगा। इसका ठीक उल्टा, ट्रेट प्रेजेंट इन वेरी लो नंबर ऑफ individuals in population। तो पॉपुलेशन में जो ट्रेट्स बहुत कम नंबर में मौजूद होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट्स हो जाएंगे। ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एलील, रिसेसिव ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव एलील। अब चूंकि डोमिनेंट एलील है, एक्सप्रेस हो सकता है, तो उसके एक्सप्रेशन में भी आपको फ़र्क मिलेगा। क्या फ़र्क मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम डोमिनेंट एलील की बात करें, वही ले लेते हैं कैपिटल आर मिडल वाला, तो एक कंडीशन ये बन रही है, एक कंडीशन ये बन रही है और एक कंडीशन ये बन रही है। ठीक, 3 कंडीशन है हमारे पास। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये 3 कंडीशन है। तीनों में एक्सप्रेशन क्या होगा, तो चूंकि ये फ्लावर कलर से रिलेटेड है, तो हम लोग पहले ये जान लें कि फ्लावर का जो कलर होता है, किसी भी फ्लावर का कलर, वो आप जानते हैं कि एक खास तरह के पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन वो पिगमेंट है जो फ्लावर को कलर देता है। अब जाहिर सी बात है, एंथोसाइनिन बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी कोई जीन होगा, एंड दैट जीन इज कैपिटल आर। ठीक है। तो अगर कैपिटल आर दोनों मौजूद हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन होते हैं, यानी वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एंथोसाइनिन बनेगा तो फ्लावर का कलर कैसा होगा, रेड, क्योंकि दोनों एलील एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में आर वाला एक्सप्रेस करेगा यानी रेड कलर बनाएगा, लेकिन स्मॉल आर वो तो नॉन फंक्शनल है, तो जब नॉन फंक्शनल है तो वो कलर नहीं बनाएगा। तो कैपिटल आर चूँकि मौजूद है, अकेला ही है लेकिन मौजूद तो है, तो वो रेड कलर बनाएगा। तो यहाँ भी फ्लावर का कलर क्या होगा, रेड होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, रिसेसिव ट्रेट में जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे तब रेड कलर नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों नॉन फंक्शनल हैं, दोनों रेड कलर नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बिना कलर के फ्लावर हमारा कैसा हो जाएगा, वाइट। ठीक है। तो वाइट कलर का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। यानी हमारा जो डोमिनेंट एलील है वो होमोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस हो सकता है और हेट्रोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस हो सकता है, जबकि जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन या स्टेट में ही अपना कैरेक्टर शो करते हैं। यानी उनका कैरेक्टर क्या है कि कोई प्रोडक्ट ना बनाना, और जब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो स्टिल इट इज़ अ कैरेक्टर, है ना, वो भी एक तरह का कैरेक्टर और ट्रेट है। तो इसीलिए हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, कि वाइट कलर का फ्लावर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि कोई एंथोसाइनिन पिगमेंट की सिंथेसिस रिसेसिव कंडीशन में नहीं होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट एलील होमोजाइगस स्टेट में होगा तो भी एक्सप्रेशन देगा, हेट्रोजाइगस स्टेट में होगा तो भी एक्सप्रेशन देगा, लेकिन रिसेसिव एलील जब पेयर्ड में होंगे तब वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज हाइब्रिड।
हाइब्रिड का मतलब मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सअप ऑफ टू और डिफरेंट ट्रेट्स या टू और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जब भी कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स होंगी तो उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हाइब्रिड डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए का मतलब क्या हुआ कि आप दो अलग तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं और जोड़ करके एक डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आपने चूंकि दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा तो वो एक मिक्सअप हो गया, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हाइब्रिड। और हाइब्रिड बनाने का प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिड फॉर्मेशन, process of hybrid formation is called hybridization। हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिड की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेंडल में बहुत ज़्यादा टर्म यूज होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरह से डिफरेंट टर्म्स आपको मिलते हैं, तो उसी की बात करनी है। तो हाइब्रिड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर हम एलील के टर्म में चलें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम लोग हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये एलील्स के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट होगी और कैसे हम इसकी बात करेंगे, तो पहले ये समझिए कि जब भी हम दो पी प्लांट्स को या किसी भी दो इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस कराएंगे तो उनके जितने भी कैरेक्टर होंगे, भाई एक प्लांट में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ कैरेक्टर जाएगा कुछ कैरेक्टर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स उसमें ट्रांसफर होंगे। लेकिन चूंकि मेंडल जब जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे तो उनकी सबसे समझदारी वाली बात यही थी कि वो एक टाइम पे स्टडी के समय सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहले दिया, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मेंडल ने ही दिया था, ठीक है। तो अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो मैंने बताया कि जब भी आप दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराएंगे तो उनके सारे कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। लेकिन हम कौन सा कैरेक्टर स्टडी करना चाहते हैं? जैसे पी प्लांट की बात करें तो फ्लावर का कलर भी है, प्लांट का हाइट भी है, पॉड का शेप भी है, पॉड का कलर है, पॉड की पोजीशन है, सीड्स के शेप हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हम चाहते नहीं, हम जो क्रॉस कराएंगे उसमें हम सिर्फ प्लांट हाइट की स्टडी करेंगे या सिर्फ फ्लावर की स्टडी करेंगे, फ्लावर के कलर की। तो इसका मतलब हमने एक ही कैरेक्टर को फोकस किया है, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है। तो उसी अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो हाइब्रिड के कई सारे फॉर्म्स मिलते हैं। तो एक हो गया मोनो हाइब्रिड, ठीक है, कंडीशन। दूसरा मिला हमें डाई हाइब्रिड कंडीशन और तीसरा मिला ट्राई हाइब्रिड कंडीशन, एटसेट्रा कर लेते हैं, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? ओनली स्टडी ऑफ वन पेयर contrasting ट्रेट्स। तो सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर, ठीक है, तो फ्लावर कलर में रेड और व्हाइट हो गया तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। डायहाइब्रिड में क्या होगा? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ले लेंगे, जैसे फ्लावर का कलर और प्लांट की हाइट ले लिया तो दो हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। फ्लावर कलर में रेड एंड व्हाइट और प्लांट हाइट में बात करेंगे तो हमारा टॉल एंड ड्वार्फ। इसी तरह से थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो कितने ट्रेट्स को आप फोकस करके प्लांट्स में क्रॉस करा रहे हैं उस आधार पे हम लोग
इसकी बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड मतलब क्या रहा कि हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन लानी है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन हम तब ला पाएंगे जब हम कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पर्पस सिर्फ फ्लावर के कलर में स्टडी करना है, तो फ्लावर के कलर यानी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, क्योंकि एक कैरेक्टर में एक रेड एक वाइट, तो 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, तो उसके बीच बात कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड हो गया। 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात करेंगे डाइहाइब्रिड होगा, 3 पेयर की बात करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड होगा। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड का केस बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और छोटे टर्म्स हैं, उनकी भी बात कर लें। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में कितने तरह के जीन्स हैं और कितने तरह के एलील्स हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन है, एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या है। तो जब इस बात को हम लोग फोकस करते हैं तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, जीनोटाइप में। यानी सिंपली बोलें तो किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो दैट इज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब क्या रहा, जेनेटिक मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। इसका मतलब क्या रहा, दैट इज टाइप्स ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स, है ना, कि कितने तरह के जीन हैं, कितने तरह के उसके एलील्स हैं उन जीन्स के, और उनका क्या कॉम्बिनेशन है, यानी डोमिनेंट हैं, कुछ डोमिनेंट होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, ठीक है, कुछ आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो सभी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जीन की बात कर रहे हैं, एलील्स की बात कर रहे हैं, तो जीन और एलील्स को आप देख तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसको आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ उसके जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि फेनोटाइप की बात क्या करते हैं, तो फेनोटाइप क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलिए, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, लाइक कलर, हाइट, डिज़ाइन एट्सेट्रा। कलर, हाइट, डिज़ाइन, प्लांट्स में लीफ है, लीफ का डिज़ाइन कैसा है, लीफ का वेनेशन कैसा है, फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, उनका कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, बहुत सारे आपके मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम आँखों से देख सकते हैं। तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, फेनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो जीनोटाइप फेनोटाइप में ये सिंपल सा डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर आपसे जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते भी हैं और पूछा भी जाता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम जीनोटाइप की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, देयर एलील्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। And when we are talking about the phenotype, it means we are talking about the morphological features of the organism, whether it is color, height, texture or other properties which can be seen by unaided or naked eye. Okay? तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी का वीडियो है ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट जब वीडियो का बनेगा तो सेकंड पार्ट में हम लोग मेंडल्स के बारे में बात करेंगे कि मेंडल्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका मेजर वर्क क्या था, उनके सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ थे, क्यों मेंडल सक्सेसफुल हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स में, इन सब चीज़ों की का डिस्कशन सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।